नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन अपनी जो टॉप 10 टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर टेस्ट 3 की व्याख्या करने जा रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर टेस्ट की? टेस्ट नंबर 3 है जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं और ये क्लास रिकॉर्डेड रहने वाली है। टेस्ट अपना 6 दिसंबर यानी कल हुआ था। 5 दिसंबर को टाइपिस्ट के कार्य होने की वजह से 5 दिसंबर को टेस्ट नहीं हो पाया, 6 दिसंबर को टेस्ट हो गया। और कल मैं फिर आपका इसका जो व्याख्या की बात करूं तो कल मैं व्याख्या इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि 5 तारीख की गांव में वहाँ शादी होने की वजह से वहाँ प्रोग्राम में शामिल रहा पिछले 2 दिन। तो आपको ही पता है, यहाँ से 250-300 किलोमीटर जाना आना, फिर कल ट्रैफिक की वजह से लेट ही पहुंच पाया, मतलब 11 साढ़े 11 हो गए थे मुझे पहुंचने में। तो फिर मैं कल क्लास अपलोड नहीं कर, तो ये आज क्लास अपलोड कर रहा हूँ। अगला जो टेस्ट नंबर 4 है वो अपना कब होना है? वो 10 दिसंबर को होना है। ठीक है, क्योंकि अपना 5-5 दिन के अंतराल से टेस्ट सीरीज चल रही है और व्याख्या आपको मिल रही है। और इसके पीडीएफ में मैं डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ। बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपके जो 350 क्वेश्चन रहने वाले हैं टॉप, इन 350 क्वेश्चन का टारगेट ये है कि आपके जितने भी टॉपिक है उन सब के ऑल टाइप के क्वेश्चन आ जाएं इसमें। ठीक है, क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की बातें, अनर्गल बातें अपन करते भी नहीं है और ना ही आपको करनी चाहिए, नहीं आपको सुननी भी चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और पढ़ाने में मजा तभी आएगा कि मैं ईमानदारी से इस चैनल पे आपको ईमानदारी के साथ पढ़ाऊं। चाहे भले ही मेरे साथ कैंडिडेट अभी वर्तमान में अपने लगभग 9,200-300 सब्सक्राइबर हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन जो जुड़े ना, वो एकदम तसल्ली से जुड़े, अपने माँ बाप के सपने साथ लेकर जुड़े। ठीक है सर, मैं आपके साथ एकदम बढ़िया तरीके से प्रॉपर तैयारी करने के लिए जुड़ा हूँ। वही विद्यार्थी जुड़े, ऐसे यूं कोई नहीं है कि अपन कोई आए कोई ऐसा ही वीडियो बना दिए। यदि कोई भी न्यूज़ से संबंधित वीडियो बनाते हैं वो भी आपके लिए वही चीज़ें बनाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल। अब ये क्लास है, यदि आप इस क्लास को देखते हैं कंटिन्यू तो वास्तव में मजा आने वाली क्लास। ठीक है, जिसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन रहते हैं? 35 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 गणित के क्वेश्चन हो गए, 5 आपके शिक्षण विधि के प्रश्न हो गए, जो आपके टेस्ट 3 की है। ठीक है, और नाम मात्र शुल्क मैंने रखा है कि जो टेस्ट है टॉप 10 टेस्ट सीरीज चलाई है जिसकी मात्र 50 रुपये मैंने शुल्क रखा है, जिसके अंदर आपके शिक्षण विधि की भी क्लास मैंने दे दी है। इसके अलावा आपको मैथ्स जो अपनी पुस्तक है उसके भी सारे के सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं। इधर मैं इजी साइंस एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी आपको मैथ्स बुक का सॉल्यूशन फ्री दे रखा है। इसके अलावा मैंने ये सोचा कि आपके साथ में 15 या 16 क्लास मैराथन क्लास डालूंगा और एक एक दिन के अंतराल से डालूंगा। ये एक दिन डाल दिया फिर दूसरे दिन। अब ये कब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप यूं मान के चलो कि मैं आज 7 तारीख हुई है, लगभग 9-10 तारीख से स्टार्ट करूंगा। तो अपने ये लगभग कितने दिन बचेंगे? 10 तारीख के बाद आप यूं मान के चलो कि अपने 30-35 दिन बचेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर इस तरीके से क्लास डालूं। वो क्वेश्चन की क्लास भी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इसके अलावा सारे जितने टॉपिक जैसे संख्या पद्धति का एक वीडियो बनेगा 5-6 घंटे, वो डालूंगा। इसके अलावा टीचिंग मेथड की बात करूं तो टीचिंग मेथड के मैं आपको 1,000 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 1,000 प्लस क्वेश्चन एक ही क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, वो आपके प्यार प्रेम पे डिपेंड करता है भाई। थोड़ा बहुत यदि चीजें आप नए जुड़े हैं, आपको लगता है कि सर वास्तव में आप अच्छी चीजें करवाते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। कमेंट करने का एक छोटा सा थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट भी किया करो ताकि हमें भी यूं मिले, प्रोत्साहन मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले। अब आइए टेस्ट नंबर 3। टेस्ट 3 इसकी की व्याख्या की बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ज्यादा मैंने आपका समय लिया नहीं है। आइए, पहला क्वेश्चन आपका टेस्ट 3 का क्या था कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि 450 से 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये कह रहा है कि सर 450 से कहां तक 600 तक बोल रहा है। ठीक है, 12, 15 और 20, तो आप एक बात बताओ, अलग अलग भाग देखेंगे, इससे इससे अच्छा है कि इसका एलसीएम निकाल लो। आप कहोगे गुरुजी 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं तो 60 आता है, बिल्कुल आता है 60। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देखो 450 के अंदर भाग का 60 का भाग देंगे, इनके बीच देना है, तो 6 7 42, 60 इंटू 7 420 होगी। अगली देखो तो 8 इंटू 60, एक तो हो गई 480, एक देखो अगली और देखो 9 इंटू 60 540 हो गई, और 10 इंटू 6, यानी ये संख्याएं निकल कर आई हैं इनके बीच में। एक 480 आई, एक 540 आई, एक 600 आई।
इन्होंने कहा 450 से 600 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहेंगे गुरुजी तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं ऐसी। ठीक है, तीन संख्याएं हैं, ये रहा तीन संख्याएं, लेकिन अनुस्वर आपका दो रहेगा, विकल्प दो है, तीन संख्याएं हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना अनुस्वर। 450 से 450 से 600 के बीच आपसे पूछे तो क्या रहेगा? आंसर देने का मतलब ये है, क्वेश्चन ए कैसे लिखोगे और उसका आंसर इसमें लिख देना, जो भी इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला देखो, एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल कितना है? 12। कितना है? 12 है। हम गजब का हो रखा है, आपको वॉइस से भी पता चल रहा होगा, जुकाम बुखार सब। एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि उनके अंकों का गुणनफल 12 है। यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाए तो दी गई संख्या के अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, तो क्या बराबर है? अब यदि इस संख्या का परसेंट पूछ लेता ना, तो अपना ऑप्शन से करते तो दिक्कत आती। अभी इस कंडीशन के अंदर आप आराम से ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे करोगे? सुनो। देखिए, अंकों का गुणनफल कितना है? 12। अब देखो ऑप्शन से देखो, 4 तिये 12, 3 4 12, 6 दुए 12, 2 6 12। सर ये तो सही। अगली कंडीशन देखो, 36 जोड़ा जाए, 36 जोड़ दो इसमें, 36 जोड़िएगा। जोड़ते हैं तो देखो संख्या पलट रही है क्या? ये कितनी हो जाएगी? 89। नहीं पलट रही। ये कितनी हो जाएगी? 6 4 जीरो इधर आएगा, ये भी नहीं पलटेगी। 6 2 8, 6 3 9, ये भी नहीं पलटेगी। ये क्या हो जाएगी? 6 6 12, 3 2 5 1 6 62, ये पलट रही है संख्या। 26 से 62 हो रही है। और आपका राइट, दो में 4 हो जाएगा। चलूं आगे, आओ। यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है, तो x y z की अनुपातिक आय बताओ। निकालने का तरीका ये रहता है हमेशा। इसमें आप कई बार कहते हैं सर 100 माने, क्या x को 100 मान सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकते कि यहाँ आधार कहां से, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? x की आय y से, y की आय z से, तो इसका मतलब z को मान लो। आपने क्या माना? z को 100 माना। अब देखो y की आय z की आय से 20% कम है, 100 से 20% कम कितना हो जाएगा? 80। x की आय y की आय से 10% अधिक है, इससे ये कितनी है? प्लस 10%। तो 80 का 10% कितना हो गया? 8। तो 80 में 8 और जोड़ो, 8। इसको सरल कर दो, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 22 4 88, 20 4 80, 25 4 100, गया ना? इसका रेशियो आएगा 22 20 25, 22 20 25। तो तीन में आपका राइट आंसर क्या हो गया? एक नंबर का विकल्प हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या आपको दी हुई है 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी होती, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या क्या है? 5000। ठीक है, 10% की कमी, 10 से होना। ठीक है, 10 से क्या होना? 9 होना। इसका मतलब, या फिर ऐसे 10% की कमी होती है, इसका मतलब 90% बची, 90% का 10, या फिर आप 10 से कैसे करते हो सर? 10 के ऊपर एक की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या होता है? 1/10 ही होता है। 10 के ऊपर एक की कमी है, 9/10। कितने वर्ष के लिए कह रहा है? 2 वर्ष के लिए। 50 जीरो आया, 5 आ गया, 8, 4050 रहेगी राइट आंसर। चलो आगे आओ। एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य 20% की छूट देकर 960 रुपए में, यदि वह केवल 12% की छूट दे देता था, उस 20% की छूट देने का मतलब उसने कितने पे बेचा? 80%। 80% पर बेच रहा है, बोलो उसे कितने रुपए मिल रहे हैं? 60 रुपए में। 1% का मान निकालोगे, आप कहोगे गुरुजी 1% बराबर होगा 960 बटे 0 से 0 काट दिया, मतलब 1% आ गया 12। अब ये कह रहा है वह केवल 12% की छूट दे,
12% की छूट देता है, इसका मतलब 2 में से 12 घटाए 88% पे बेचता, बिल्कुल 88%। ये क्या है, 12% छूट दे तो 12% छूट, तब तो 88% का मान निकालेंगे, 88 इंटू 12, 12 8 96 6, मैं कहूंगा राइट आंसर ये पेपर करने का तरीका। तो कैसे भी कंफर्म है, 12 8 96 6 आना है लास्ट में, यहाँ 8 8 2, ये आप पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी कितना आएगा, 1000। ठीक है, यूनिट डिजिट बहुत जगह काम आता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ए ने भूमि के एक भाग को 20% लाभ पर बी ने 10% के लाभ के साथ सी को बेचा। यदि भूमि के उस भाग के लिए 2,64,000 रुपए चुकाता है सी, तो ए ने कितने में खरीदा। अब आप मुझे ये बताओ, ए ने मान लीजिए ए में ही खरीदा, कितने में खरीदा, ए में ही खरीदा। ये कह रहा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर मतलब 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100 1/5, इसका मतलब 5 के ऊपर 1 का फायदा तो 6/5, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 6/। यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं सर 20% लाभ यानी 120%, तो 120/100, और 20 से ऊपर नीचे काट दे 6/5, बात एक ही। 10% के लाभ पर तो क्या लिखोगे, तो 1/10, लाभ पर बोल रहा है 10 के ऊपर 1 का लाभ यानी 11/10, ये लो इंटू 11/10 बराबर कितने हो रहे हैं, 2,64,000 रुपए, 2,64,000, 20,400 नहीं बोल दिया वो पहले, बोला है 2,64,000। ठीक है, अब काटो, चलो देखो 11 से काटता हूँ, 11 से काटूंगा, 11 दुए 22, 4 बचा 44, 11 4 44। ठीक है, 6 से काटूंगा, बोलो कितनी बार, 4,000। ए 5 इंटू 10 आ जाएगा ना इधर, यानी 5 इंटू 10 50 इंटू 4, तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 20 आ गया, एक 2 लाख रुपए। ए ने इसे कितने में खरीदा, 2 लाख रुपए, इसका राइट आंसर के अंदर हो गया एक। चलो आगे आओ, अगला, दो संख्याओं के औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब सुनो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो पहले बड़ी आ रही है, देखो इसमें 4 5 2 3, बाद में छोटी छोटी होगी बात। दो संख्याएं लेनी है मुझे, तो मैं दो संख्याएं ले लेता हूं, ये दो संख्याएं लूं मैं, ए और बी ले लूं। ठीक है, दो संख्याओं के औसत, तो इसका औसत बताओ मुझे, आपको गुरु जी a+b/, तो ऐसे ही होता है भाई, दोनों संख्याओं का योग बटे दो, उनमें से एक संख्या में ले लूं ए, इनका अनुपात है 2:3। अब आपको ए अनुपात बी निकालना है, यदि बड़ी संख्या कोई होगी, बड़ी बी है तो बी अनुपात ए निकाल दें, बड़ी संख्या पहले आना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो, ये दो तो नीचे आ जाएगा ना भाई, a+b 2a होगा, 3 को इससे गुणा करूंगा 3a प्लस 3b, ये 2a नीचे आ जाएगा, तो बोलो कितना हो गया, 4a। इधर घटाता हूं तो 3b, 4a में से 3a आएगा तो 3a आएगा, सॉरी 4a में से 3a आएगा तो यही तो बचेगा, ये इधर आ गया। अब तो a के बटे में b को ले आओ, 3 के बटे में क्या आना है, एक ही बचा है, तो a/b यानी 3/a। यदि मान लीजिए किसी कंडीशन के अंदर आपका 1/3 आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको 3:1 ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने कहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, यदि मान लीजिए ऐसा ऑप्शन एक और होता, 1:3, 1:3, तो ये क्या हो गया, छोटी संख्या 1:3, ये क्या हो गया, छोटी संख्या, और ये हो गया बड़ी संख्या का अनुपात। तो ऐसे यदि पूछ लेता है कि छोटी व बड़ी संख्या का अनुपात बताओ, तो 1:3 होता। ठीक है, ऐसे आगे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, नो डाउट, इसी प्रकार तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है, और आसान है भी, ठीक है ना। देखो भाई, हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन आसान तरीके से करेंगे इसको, देखो कैसे। ये दे रखा है ए अनुपात b+c, दे रखा है 1:3, एक दे रखा है सी अनुपात a+b, और 5:7, ये चीजें आपको दे रखी है, एक ये दिया है, एक ये है ना। अब देखो मैं इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ, सीधा तरीके से होगा। आपसे पूछा क्या है, पूछा आपसे ये b अनुपात a+c आपसे पूछा है।
अब आप मुझे ये बताओ कि ए और बी और सी तीनों का योग तो सेम होगा ना, बराबर होगा ना। आप कहोगे गुरुजी देखो ए प्लस बी प्लस सी 5 और 7 यहाँ 12 हो रहा है। आप कहोगे गुरुजी यहाँ 1 और 3 4 हो रहा है, बार तो नहीं पड़ी। इसका मतलब भाई यहाँ ए प्लस बी प्लस सी दोनों का योग करेंगे, तीनों का योग करेंगे तो 1 और 3 4 आ रहा है, यहाँ 5 और 7 12 आ रहा है, योग तो बराबर आना चाहिए। आप कहोगे गुरुजी इसको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे 3 3 अनुपात 9। अब देख लो चाहे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग करो, 3 और 9 12, सी ए प्लस बी 5 प्लस। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप। दिमाग कैसे लगाना है, ए का मान 3 है, ए का मान 3 है तो यहाँ ए प्लस बी कितना है 7, तो 3 और बी को ले लूं मैं 4। ऐसे ले सकता हूं क्या, मतलब ए बराबर मैंने 3 लिया, बी बराबर 4। किस आधार पे यहाँ ए का मान 3 है। तो आप ये बताओ यहाँ सी का मान 5 है तो यहाँ बी प्लस सी का कितना हो सकता है। बी का मान आपका यहाँ कितना निकला 4 और सी का यहाँ कितना निकला 5। बात बैठ गई ना। देख लो चाहे ए का मान 3, बी प्लस सी 4 5 9, सी 5, ए प्लस बी तो बी का 4 है 4 होगी बात। अब देखो सीधा सीधा ये बी का मान कितना है, बी का मान है आपका 4, सी ए का मान कितना है, ए का मान 3, सी का मान कितना है 5, 4 अनुपात 8, 1 अनुपात 2। आपका राइट आंसर आ गया, तो ये आपका राइट आंसर 8 में 1 हो जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4 अनुपात 1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाए। मैंने आपको हमेशा एक ही तरीका बताया, देखो 40 लीटर मिश्रण, पहले कितना है 40, फिर कह रहे कितना पानी और मिलाया जाए। मैं कह दूं एक्स पानी मिला रहे हैं, कितना पानी मिला रहे हैं एक्स पानी, बोलो 40 प्लस एक्स मिला दिया। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ जो पहले है ना 40 लीटर, इसमें जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 4 अनुपात 1 है। और बाद में कह रहा है कि इस कंडीशन में आते ही ये कितना हो जाए 2 अनुपात 3। ऐसे प्रश्नों में मैं आपको हमेशा एक ही बात बताता हुआ आया हूं कि आप एक चीज देखा करो, सोचो थोड़ा, चीजों को इमेजिन करो। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 4 अनुपात 1 है, जैसा भी है आपको 4 1 5 बराबर 40, 1 बराबर 8, तो ये 32 है, 32 लीटर दूध है 8 लीटर पानी। करो तो कर लो, बाकी सोच लो एक बार, 32 लीटर दूध और 8 लीटर पानी। अब इस 40 लीटर मिश्रण में मैं मिला रहा हूं पानी, तो दूध की मात्रा, रेशियो नहीं, दूध की मात्रा, पहले यदि यहाँ 32 दूध था तो इस 40 लीटर में पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद भी पानी की मात्रा बढ़ गई होगी, लेकिन दूध नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा ना। इसका मतलब दूध की मात्रा दोनों में समान है, मात्रा की बात कर रहा हूं, दूध की मात्रा समान, दूध की मात्रा समान। अब आप कहोगे कि गुरुजी दूध की मात्रा समान है ना, तो इस 40 लीटर में दूध कितना है, आप सीधा 32 लिखो तो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 40 में दूध कितना है, आपको गुरुजी 4 1 5 टोटल 5 है, 5 में से 4 दूध, ऐसे लिख दो। यदि आप कहेंगे गुरुजी नहीं हम तो 32 लीटर लिख रहे हैं, तो भी 5 8 40 4 4 बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ मिश्रण कितना है 40 प्लस एक्स, इसमें दूध कितना है गुरुजी 2 और 3 5, टोटल 5 में से दूध 2 है। ठीक है, पानी यदि बराबर होता तो आप यहाँ 3/5 करते, यहाँ क्या करते 1/5। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची, देखो चलो काटो, 5 से 5 कट गए, 2 से 2 कट गए, यहाँ क्या है 40 दुआ बराबर 40 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 40 इधर घटेगा, ये आ गया 40 इधर आ गया 40। आप मुझे ये बताओ 80 माइनस 40 40, एक्स बराबर कितना 40 लीटर, ये आपका राइट आंसर, यानी 40 लीटर। और अब यदि आप देखें कि गुरुजी यहाँ पहले कितना था 32 दूध, 32 लीटर दूध 8 लीटर पानी। ठीक है, अब आप कह रहे हैं 40 लीटर दूध और, सॉरी दूध तो अब की बार कितना है 32 ही दूध है। ठीक है, लेकिन ये कितना है 8 पानी है, लेकिन 40 लीटर पानी और मिला दिया, ऐसा ही तो है। तो 32 और ये कितना है
48। अब आप काटोगे तो 16 2 32, 16 3 48, 2:3 आया है। आपको ये इस तरीके से नहीं करना, ठीक है ना, आपको ये इस तरीके से करना, फिक्स तरीका है ये। चलूं आगे, आओ अगला क्वेश्चन। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई। यदि राशि 10% ब्याज दर से 6,000 रुपये हो जाती तो 4% ब्याज दर से 3,600 रुपये हो जाती। यदि राशि 10% ब्याज दर से 6,000 रुपये हो जाती तथा 4% की ब्याज दर रेट लगे तो धनराशि 3,600 रुपये हो। तो ज्ञात कीजिए कि राशि कितनी। दो बातें हैं। यदि मैं कह दूं मूलधन P है, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रण। ब्याज 10% के लिए तो P इंटू 10 इंटू समय मैं T मानता हूं क्योंकि अपने को ज्ञात करना है, बटे 100 बराबर क्या आएगा, 6,000। ये पहली कंडीशन है कि 10% ब्याज दर से वो 6,000 रुपये। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, P प्लस P इंटू मूलधन वही है, रेट 10% नहीं है, अब की बार कितनी है, 4%, समय T है, बटे 100 बराबर राशि कितनी। ठीक बात। अब यहां से सारी चीजें सोल्व करनी है। अब एक बात बताओ, सोल्व करेंगे ना तो देखो, मैं कहता हूं ये लो भाग दे दो, भाग दिया। भाग देने के बाद देखो P कॉमन आ रहा है तो P इधर कॉमन लेंगे तो P कट गया, 3600, ये 2 को ये कट गया, 12 से काटूंगा 12 5 60, सॉरी ऐसे काटूंगा, हाँ 12 से कट रहा है ना, 12 5 60, 12 3, यहाँ क्या बचा आप देखो, 1 प्लस 10T बटे 100, इसका 100 प्लस 10T बटे 100 लिख सकता हूँ, 100 प्लस 10T बटे 100, यहाँ क्या बचा, 100 प्लस 4T बटे 100 बराबर क्या आ गया, 5। यही तो आ रहा है। अब जरा मुझे ये बताओ, इस 100 से 100 कट जाएगा, अब क्रॉस कर दो, 3 इंटू 100 300 प्लस 10 इंटू टी 30T बराबर 5 इंटू 100 500 प्लस 5 इंटू 4, ये तो इधर घटा दो तो क्या बचेगा 10T, ये इधर माइनस कर दो, 500 में से 300 गया, टी बराबर कितना आ गया, तो आपका राइट आंसर ये रहेगा, टी बराबर 20। 10 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, क्या हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प। चलो अगले क्वेश्चन में आओ, 11 नंबर क्वेश्चन। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना बता रहा है, 3/5 हो जाता है। जैसे मैं ये कहूं ये मूलधन है, मूलधन मान लीजिए मैं 100 मानता हूं, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी यहां क्या कह रहा है, ब्याज, ब्याज मूलधन का 3/5, तो 100 का कितना, 3/5, 5 से काटूंगा 20 बार कटेगा, 20 30 60 आ गया। ठीक है, अब ये बताओ मूलधन से जब ब्याज बना है तो भी क्या चाहिए, आरटी, और मूलधन से मिश्रधन बनता है तो भी आरटी होता है। ठीक है, तो आरटी बराबर क्या है, ब्याज होता है, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आरटी बराबर ब्याज। तो आर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, टी कितना दे रखा है, 5 बराबर कितना, 60, तो आर बराबर काटेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा, 12% आपका राइट आंसर। 11 में क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर 900 रुपए 2 वर्षों में 1,089 हो जाएंगे। तो आप जानते हैं ना कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी होता है, ये सीधा सीधा डायरेक्ट। मिश्रधन कितना है, 1,089 बटे पी है, यहीं पे ले आता हूँ, मूलधन बटे में ले आता हूँ 900 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी दे रखा है क्या, 2 याद करना है क्या, आर याद करना है, कर देंगे। 9 से काट दूं देखो, 100 बार 9 से काट दिया 100, इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 11/10 की पावर 2। अब ये 11/10 की पावर 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, क्योंकि मैं फिर एक चीज तो बनाऊंगा ना, कि यदि घाते बराबर है तो आधार बराबर बनाऊंगा, और आधार बराबर है तो घाते बराबर बनाऊंगा। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया कि घात बराबर है तो आधार बराबर होती है, आधार यदि बराबर होता है तो घातें हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब ये निकल कर आया 11/10 बराबर 1 प्लस आर बटे, तो अब ये -1 इधर आएगा तो 11/10 -1, तो 1/10 बचेगा, 1/10 बराबर आर बटे 100, तो आर बराबर क्या आ जाएगा,
काटेंगे तो बोलो कितना आ गया 10%। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 में क्या रहेगा, एक रहेगा। 12 में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष की दर से दुगुनी हो जाती है। इसका मतलब मैं कहूं कि कोई राशि यदि 100 है तो वो क्या हो जाती है, दुगुनी 200। या फिर आपका आंसर गुरुजी पी है तो बोलो कितने हो जाए, 2p। बात एक ही है, कोई भी दिक्कत। आपने अभी भी ये पढ़ा ना कि ए बराबर पी इंटू 1 + r/2 की पावर टी। बिल्कुल पढ़ा। अब आप मुझे ये बताओ, ए का मान कितना मानूं, 2p मान लो या 200, बराबर पी का मान कितना है। पी का मान क्या करूं, बट्टे में ले आऊं ना, बट्टे में। तो ये मूलधन कितना है, 100। अब देखो ये काटेंगे 200, कट गया ना। तो यहाँ क्या बचा, 1 + r का मान 20/100 है, बराबर टी। अब यहाँ बताओ मुझे, यदि आप मान लीजिए 2p मान लेते, 2p/p कटता तो वैसे ही। अब यहाँ से ये करेंगे, सोल्व करेंगे आगे। 10 से 10, 2 से काट दिया 5, 1/5 आया। 1 + 1/5 यानी यहाँ ये निकल कर आ गए, ये तो आएगा मान 2, बराबर 1 + 1/5 तो 6/5/टी। ये बात निकला है गुरुजी, ये निकल कर आ गया। अब क्या मसला है मुझे ये बताओ। ये आ गया, ये चाहता है कि यहां जो यदि आप टी ले रहे हैं ना, क्या टी ले रहे हैं 6/5, यदि मान लीजिए टी बराबर 2 लेते आप, तो आप कहते हैं गुरुजी टी बराबर 2 लेते तो ये तो 36/25, यही तो होता। और ये कह रहा है न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि दुगुनी हो जाए 20% की दर। तो आप ये बताओ, 25 से कितनी हो रही है, 36। 25 दूए 50, दुगुनी तो नहीं हुई, अभी तो दुगुनी नहीं हुई। यदि टी बराबर आप 3 लेते तो ये होता 6 की पावर 3 216 होता, 5 का पावर 125 होता। 125 की दुगुनी कहाँ हुई है, 125 की दुगुनी 250 होती है, अभी भी नहीं हुई। यदि आप टी बराबर 4 लेते हो, टी बराबर 4 लेते हो तो 5 की पावर 4 ये तो हो जाए 625, और 6 की पावर 4 करूंगा तो 216 × 4 कर दो ना, 16 × 64, 4 × 2 = 8। नहीं नहीं, अरे 216 को तो 6 से गुणा करना पड़ेगा ना, 16 × 6, 16 × 6 = 96, 1296 आता है। मतलब 6 की पावर 4 कितना होता है, 1296। अब आप मुझे ये बताओ, ये दुगुनी नहीं हो रही क्या, 625 की दुगुनी तो 1250 हो रही है, मतलब दुगुनी से अधिक हो जाए। तो इसका मतलब टी बराबर क्या लेना पड़ेगा आपको, टी बराबर 4 वर्ष लेना पड़ेगा। पेपर में आया और टी बराबर 4 वर्ष ऑप्शन 2 में है। आपका राइट आंसर 13 में 2 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। चलो आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, 55 है। भिन्न का मान 3/8 है। 3/8 है, सरल करके लिखिए, 3 और 8 11, मतलब टोटल योग 11 बराबर 55। तो एक बराबर कितना, 5। तो ये कितना, 5 दिए 15, 8 × 5 = 40, 15/40 होनी चाहिए, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे चलो आओ, सीधा सीधा क्वेश्चन देखो। ये लिखा है ऐसे 2/3। अब अलग अलग सोल्व करके बताऊं, देखो 64 का अंडर रूट है तो 4 आएगा ना, सॉरी 64 का अंडर रूट है तो क्या आएगा, 8। घनमूल होता है, ठीक है, घनमूल होता है 4, तो 2/3। 64 है, 64 का यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब घनमूल कह रहा है, तो बोलो क्या आएगा, 4 आएगा ना। 4 की पावर इधर है 3/2, यदि आपको दिखाई नहीं। और ये है 2 की, देखो ये 32 ऐसे लिखा है, 32। हालांकि बाहर 0 लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू तो एक ही आनी है, किसी की पावर 0 होती है तो। लेकिन ऐसे लिखा है ये 0, मैं तो आपको बताऊं ना, ये √32 है ना, √32 को ले, सॉरी 32 ऐसे नहीं है, 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5। यहाँ ये 5 लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर 1/5 है, तो ये अंदर जो मान आएगा ना, ये तो आएगा 2, और 2 की पावर 0 1। हालांकि आपको पेपर में सोल्व करते टाइम आपको ये चीजें कतई नहीं लिखनी, आप तो डायरेक्ट ये कहो कि 1 आएगा मान। भाई अपना कैलकुलेशन करने का तरीका, क्योंकि बाहर पावर 0 है, अंदर वाले पर क्यों समय खराब कर रहे हो। अब देखो, यहां से बहुत सारे विद्यार्थी कई बार भ्रमित होते हैं। अब एक काम किया करो आप, यहाँ 1/3 है ना, यहाँ 1/2 है, ऊपर यदि 2 है 3 है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले ये बट्टे वाले काम करो, 1/3 वाला करो पहले, 2 को छोड़ो। 8 की पावर 1/3 करोगे, मतलब 1/3 का मतलब घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल 2, और 2 की पावर 2 ऐसे लिख दो। 4, 1/2 है, पहले वर्गमूल करो, 1/2 का मतलब वर्गमूल है 2 और 3। अब देखो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 + 1, 8 4 12 और 1 13। आपका आंसर आ गया 15 में 4 हो गया आपका राइट आंसर। 15 में आपका राइट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है,
चलो आगे, चलो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पीछे ही ग्रेड थर्ड के अंदर पूछा हुआ है। दिए गए चित्र में क्यू पी आर का अर्धक पी एस है। क्यू पी आर, क्यू पी आर का ये अर्धक है, अर्धक है। अर्धक का मतलब समझे क्या? ये कोण, देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण अर्धक का मतलब ये है, ठीक है ना? ये 90 डिग्री है, तो इधर भी बोलो क्या है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है पीटी है, वो क्यू आर, पीटी है वो क्यू आर पर लंब है, तो इधर 90 डिग्री, इधर भी 90। अब कह रहा है कोण क्यू है वो कोण आर से बड़ा है, मतलब ये है वो कोण क्यू है वो कोण आर से बड़ा है। टीपीएस बताओ, मतलब टीपीएस ये आपसे पूछ, निकाल देंगे। पहली बात, इसने लिखा है देखो इस तरीके, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान दो। कहीं पर आप लिखेगी पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी, भाई लिखते हैं ना कोण पी क्यू टी, मतलब बीच वाले को लिखते हैं। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है कोण क्यू, क्यों? क्योंकि इसने इसे ऐसे पी आर एस लिखे या पी आर टी लिखे या पी आर क्यू लिखे, तो उसको पी ऐसे नहीं लिखना है, उसको कोण आर ही लिखना है, क्योंकि इसने लिखा ही ऐसे है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। आप अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको कोण टीपीएस निकालना है ना? मैं कहता हूं कि कोण पी एस टी है, भाई कोण पी एस टी, देखो कोण पी एस टी, मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये ले रहा हूं कि कोण पी एस टी है, देखिएगा पी एस, वो इस, देखो पहले इतना ही ले लो जरा, कोण पी एस टी मैं इतना ले रहा हूं पहले, कोण पी एस टी है, वो 90 डिग्री में से, भाई ये कोण है, वो इस 90 डिग्री में से ये वाला घट के ही तो आएगा। तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल बात तो सही, 90 डिग्री में से क्या घटेगा? भाई ये कोण ज्ञात कर रहे हो, त्रिभुज पी एस टी लिया सबसे पहले, कोण पी एस टी निकाल रहा हूं, तो 90 डिग्री में से क्या घटेगा? ये 90 डिग्री, 90 डिग्री से ये घटेगा, यानी टीपीएस घटेगा, माइनस कोण। अब ये आ गई टीपीएस की होगी एंट्री। एक बात, अब करेंगे स्टार्ट, टीपीएस की होगी एंट्री। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये बताता हूं आपको कि यहां भी पीएसटी की जगह भी कैसे लिख सकते हैं टीपीएस। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज ये ध्यान रखना कि ऐसे यदि आप, मैं कोई त्रिभुज आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो यदि इस एंगल का यदि योग मैं बता रहा हूँ 120 डिग्री है, ध्यान रखना इन दोनों का योग भी कितना होगा, 120 डिग्री, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल का योग अंदर वाले ठीक है? अब सुनो, पी एस टी ये लिखा है। अब एक बात बताओ, यहां आपने लिखा 90 डिग्री माइनस टीपीएस, ठीक है, ये मैंने आपको एक बात बताई है अभी तक, ठीक है? और यदि, ये तो मैंने एक हिंट दे दिया आपको इस तरीके कि ये है पी एस टी है, पी एस टी है, वो क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस टीपीएस, ठीक है? अब एक बात और बताओ, ये जो पी एस टी है वो इस कोण आर, देखो ये वाला एंगल, यदि मैं बात करूं, ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ऐसे, ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये एक्सटर्नल एंगल ही तो है, तो ये इसके और इसके योग के बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो टीपीएस है ना, क्या, सॉरी, ये जो पीएसटी कोण आप बता रहे हो ना, ये किसके बराबर है? कोण आर, कोण आर प्लस कोण आरपीएस, कोण क्या है, आरपीएस, कोण क्या है, आरपीएस, ये देखो ये और ये इसके बराबर होगा ना, जो बताया वो, ठीक है? अब उसमें त्रिभुज ऐसे है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब आप मुझे एक बात बता दो, ये कोण पीएसटी का मान अभी निकाला है ना आपने, ये रहा, ये बताया था ना कि गुरुजी 90 डिग्री माइनस कोण टीपीएस, तो आपने लिख दिया, कोण आर गुरुजी आप लिख रहे प्लस, अब ये आरपीएस है, देखो आरपीएस, अब ये अर्धक नहीं था क्या? तो ये कोण और ये कोण बराबर है या नहीं? क्योंकि मुझे टीपीएस लेके आना है कैसे जैसे भी करके, क्यू होना चाहिए, आर होना चाहिए, टीपीएस, इसके अलावा सबको हटाना है, तो मुझे हटाना है आरपीएस को। तो ये आरपीएस है, इसको हटाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, यूपीएस,
लिख सकता हूँ कोण QP, क्यों? क्योंकि अर्धक है, बराबर है। ठीक है, लिख सकता हूँ भाई, कोण QPS लिखा मैंने किसकी, R प्लस कोण QPS लिखा, ये मैं लिख ही रहा हूँ, RPS किसी का QPS लिखा है। और क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इधर वाले पार्ट में जाना है ताकि मुझे TPS निकालना। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो QPS है, अभी जो आपने ये लगाया है QPS गुरुजी, ये बताया आपने QPS, QPS इसका है TPS। अरे देखो ये दोनों एंगल ही तो है, एक तो TPS कर दूं तो इसकी जगह क्या आ गया, QPS की जगह कौन TPS, कौन TPS प्लस क्या होगा, कौन TPS प्लस कौन QPT, भाई TPS और QPT यही तो है। अब आपका ये निकल कर आ गया गुरुजी, कौन R प्लस 90 डिग्री माइनस TPS, यही तो आ रहा है। अब गुरुजी R तो ठीक है, ये TPS भी रख लेंगे, ये TPS भी रख लेंगे, R R कहीं ना आना है 90 डिग्री। QPT बताओ अब हमें, QPT, QPT ये बताओ। ये ऐसे हो जाएगा कि भाई ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण Q है, तो 90 डिग्री माइनस कोण Q कर दूंगा, वही तो मान आएगा ही। तो आपको गुरुजी QPT जगह ये लिख दो, वो बिल्कुल लिख दो भाई। अब बनेगा 90 डिग्री माइनस कोण TPS बराबर कोण R प्लस कोण TPS तो रहना ही रहना है, प्लस QPT जगह क्या आ गया, QPT एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री में से Q घट कर आएगा, 90 डिग्री माइनस कोण Q। अब आप कहो गुरुजी यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री काट, ठीक है, ये कोण TPS है, ये इधर ले जाऊं तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो कोण यहाँ क्या बचा, 2 कोण TPS आ गया बराबर, ये कोण आ रहा है, ये माइनस का कोण क्यों है, ये तो आता ही प्लस का कोण क्यों हो गया, ये प्लस का आ रहा है, इधर आएगा कोण माइनस का R हो गया। और अब देखो कोण Q है वो R से बड़ा है, Q में से R घट रहा है, Q मान तो नहीं आ रहा, 1/2 कर दो भाई, कोण Q माइनस कोण R बराबर TPS, TPS ही पूछा है आपसे, ये आपके किस ऑप्शन में, 1/2 Q माइनस R, एक नंबर ऑप्शन 16 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का विकल्प रहे। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला, रैखिक युग्म के कोणों का योग हमेशा हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है सीधी। रैखिक कोणों का युग्म एक रेखा है, इसके यहाँ कोणों का युग्म कोई भी हो, इनका योग हमेशा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा मान लो ए, ऊंचाई होती है √3/2 ए से ए कटेगा, रेशियो आ जाएगा 2:3, जो आपके इस ऑप्शन में ये रहा 18 में 4। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन, एक कार के पहिए का व्यास दे रखा है 84, मैं पहले आपको हमेशा कहता हूं R लिख दिया करो, 42 सेंटीमीटर, और कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। तो एक बात बताओ, प्रति घंटा है, इसका मतलब 60 मिनट में कितनी कर रहा है, 72 किलोमीटर कर रहा है क्या, और ये सेंटीमीटर में कह रहा है भाई, सेंटीमीटर में करो पहले, 72,000 मीटर, एक 60 मिनट में 72,000 मीटर, सेंटीमीटर में कह रहा है तो 2 जीरो और लगा दो। अब ये कह रहा है 11 मिनट की निकालो, 11 मिनट की दूरी निकालो, 11 मिनट में तय दूरी कितने हो जाएगी, 11 मिनट में हो जाएगी 72 लाख लिखा है ये, बटे 60 इंटू 11 ऐसे आएगी। अब देखो काटे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से काटो कितना 12, 4 जीरो आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, छोड़ो आप तो एक बार मल्टीप्लाई नहीं करना, चक्रों की संख्या यदि आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चक्रों की संख्या निकालेंगे, तो कुल दूरी कितने मिनट में, 11 मिनट में तय की दूरी, और एक चक्कर की दूरी, यही तो आएगा। अब पहिया लगा रहा है तो एक चक्कर दूरी कितना करेगा भाई, कुल दूरी करोगे तो गुरुजी आप 12 आ रहे हैं, 12 के आगे 4 जीरो है, 4 जीरो इंटू 11, एक चक्कर की दूरी 2 पाई r होती है, 22/7 इंटू आर क्या है, R 42 है। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर निकाल दो, सीधा सीधा ही है। अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, 7 से काट दो इसको, 6 बार कट गया, 6 दुए 12, 12 कट गया, 4 जीरो,
11 से काटा, 11 दुए 22, 2 से काटूंगा 10,000 है ना, तो बोलो क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा ये। इसमें क्या रहेगा, 4 रहेगा, 5,000। 19 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। किसी आयत की भुजाएं मापते समय या नापते समय एक ही बात है, भुजाएं 5% अधिक और अन्य 4% कम नापी गई, तो देखो आप मुझे एक बात बताओ कि 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 अधिक मापी गई, यानी यदि मैं मान लूं कि लंबाई है वो 20 से मापी गई 21। 4% का मतलब होता है 4/, तो इसका मतलब 1/25। चौड़ाई की यदि बात करूं तो 25 से कितनी मापी गई, 24 मापी गई, ये बात है। अब आप ये कह रहे हैं क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 25 इंटू 2 50, तो आगे 0500 हो गया। 24 इंटू 21 करेंगे तो 21, 24 इंटू 1 4 बचा 2, 24 इंटू 2 48, 2 50, 504। क्षेत्रफल 4 बढ़ा है किसके ऊपर, 500 पे 4 बढ़ा है इंटू 100, ये आई है त्रुटि, 20 से 20, इन 4/5% अधिक हो गया, तो आंसर आपका ही आ जाएगा। चलो आगे आओ, अगला 71। 2.2 घन डेसीमीटर पीतल, घन डेसीमीटर इसका मतलब ये आयतन है, घन आ गया ना, वो 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में की, तो तार की लंबाई, ये बात बताऊं आपको, तार का आयतन, तार का आयतन बराबर है 2.2 घन डेसी, ये है। अब आप मुझे एक बात बताओ, डेसीमीटर, इसको एक काम करें, 0.5 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो इसको 0.5/2 सेंटीमीटर, ये तो हो गया त्रिज्या, ठीक है। अब मीटर में ही बदल लो भाई, क्योंकि इसको भी मीटर में बदलना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, 0 सेंटीमीटर है, सेंटी की जगह हटाएंगे तो बटे 100 ही तो आना है, ठीक है। 0.5 तो वो नीचे आ जाएगा, ये मीटर में आ गया। अब आप कहोगे गुरु जी 5/, इसको दशमलव हटाओगे 2000 लिख सकते हो, और काटेंगे तो 1/400 मीटर आ गया, ठीक है। अब यदि आप कहते हैं सर मीटर में तो आ ही गया, तार क्या होता है, बेलनाकार रूप में होता है, तो आप लिखोगे पाई r²h होता है, पाई का मान क्या लिखा, 22/7, आर का मान कितना है, 1/400, 1/400 तो 1/400 इंटू एच बराबर, घन डेसीमीटर, डेसी को हटाओगे, डेसी की घात होता है 10⁻1, और नीचे आना है तो 10⁻1, लेकिन 3 बार है, तो 10⁻1 3 बार लिखते हो तो 1000 आता है, तो 1000 मीटर में आना है आंसर, एच निकल कर आएगा मीटर में आएगा। और मापन टॉपिक एक मैंने स्पेशल पढ़ाया, आप लगभग 40 मिनट का होगा, यूनिट कन्वर्ट करने का झंझट ही खत्म हो जाए, कभी जिंदगी में परेशानी नहीं करे, ठीक है। अब देखो, करे 16 जो दशमलव हटा दूं, एक 4 जीरो है ना नीचे, ये लो 22 से 744 इधर, एच बराबर 7×4 = 28 इंटू 4 और 112 मीटर हो, तो मुझे कहाँ दिक्कत आई। अच्छा क्वेश्चन, आराम से हो गया, आराम से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब है, 16 पाई मीटर क्यूब है, तथा ऊंचाई इसकी ये दर की, आधार का व्यास बताओ। अब देखो व्यास पूछा है, इसका मतलब 2r पूछा है, ये बात ध्यान रखना, व्यास पूछे त्रिज्या दे, व्यास दे दे त्रिज्या पूछे, ऐसी चीजें कई बार आती है। लंबवर्तीय शंकु, इसका आयतन क्या होता है, लंबवर्तीय शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3, 1/3 πr² h बराबर 16 पाई मीटर। अब मैं पाई को पाई नहीं, पाई की जगह 22/7 नहीं लिखूंगा, क्योंकि वहां पाई है, 1/3 पाई। आर का मान क्या है, आर का मान तो याद करने दो, आर, एच का मान दिया हुआ है 12, बराबर क्या है, कोई बड़ी बात। अब देखो काटने पीटने का काम करो, पाई से पाई काट दिया, 4 से काटूंगा, 4×3 = 12, 4 से काट, 3 से काटूंगा 1, r² बराबर 1, आर बराबर भी कितना, लेकिन 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर रहेगा, 2r बराबर कितना हो जाएगा,
2r बराबर 2 मीटर, 2 मीटर ऑप्शन 4 में है। 22 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। 22 में क्या? 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं हुई है? देखो 1/लंबवर्ती शंकु को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर रहे हैं, 16 पाई कर रहे हैं, और 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 12 लिखा, तो पाई से पाई कट गए, और नहीं नहीं सॉरी, अरे माफी, गलत कर दी, ऐसा नहीं है। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना है? 12 है, बराबर। अब देखो कैसे काट, पाई से पाई कट गए, और 3 से काटूंगा 4 बार, 4 से काटूंगा 4, आर स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है भाई, पीछाऊंगा, आर बराबर 2 आ रहा है, आर बराबर 2 आ रहा है, आर बराबर 2 है, आपको क्या चाहिए? 2r, 2r बराबर, आर बराबर 2, तो 2r बराबर 4 मीटर, जो आपके 3 नंबर विकल्प, 22 में आपका 3 रहेगा। ठीक है, चलो आगे आओ। अगला, दो घन है, प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस फल बनाया जाता है। मतलब ये कह रहा है कि एक घन है जिसका आपको जो आयत वो दे रखा है वो क्या है? 27 सेंटीमीटर क्यूब है, 27 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है दो घन ऐसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसका भी 27 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई ऐसा घन होता है जिसकी आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब, भुजा कितनी होगी? भुजा क्यूब बराबर आयतन होता है, तो भुजा क्यूब बराबर 27, तो भुजा कितनी आ गई? 3। इसका मतलब ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। अब चीजों को इमेजिन करो, दो बराबर के कमरे हैं, दो बराबर के कमरे, पहले अलग अलग सोचो, दोनों को बराबर कर दूं तो क्या उनकी ऊंचाई बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी? उनकी लंबाई बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई उतनी रहेगी। दो डब्बे डिब्बे हैं एक से, उनको दोनों टच करते हैं, टच करने के बाद ये लंबाई तो बढ़ गई दोनों को मिलाने के बाद, चौड़ाई उतनी है, ऊंचाई उतनी है। तो इसका मतलब लंबाई तो क्या है? दुगनी हो गई 6, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3। अब ये तो क्या बना? दोनों को मिलाने से क्या बन गए? घनाभ बन गए। घनाभ क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है, बराबर 2। LB का मान बताना 6×3=18, BH का बताना 3×3=9, HL का बताना 6×3=18। ठीक है, बराबर 2 इंटू 18, 18, 36, 36 और 9 कितने हो? 45, 45 बराबर कितना हो? 90। और मीटर में दे रखा है क्या? सेंटीमीटर में, 90 सेंटीमीटर। यार आपका आंसर ये होगा 23 में आपका 2 रहेगा, राइट। ठीक है, चलो आगे आओ। 24 नंबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का समांतर माध्य m स्क्वायर है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का समांतर माध्य यानी बटे 2 बराबर क्या है? m स्क्वायर। तो ये 2 हटा दूंगा, तो ये क्या आएगा? 2m² आ गया। ये क्या चाहता है कि सर हमें तो ये चाहिए x प्लस 1/x का मान यानी 2, ये चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट यही पूछा है। ठीक है, सीधा सा, ज्यादा कोई लोड लेने वाला है ही नहीं। अब सुनो मेरी बात, मैं ये कह दूं कि x प्लस 1/x है, इसका स्क्वायर करूं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1/x, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब मैं सीधे रखूँ ना। अब आपको क्या चाहिए? इसका मान चाहिए, नहीं आपको इसका चाहिए, और वो भी क्या? बटे में 2। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं इसको यदि ऐसे लिखता, x प्लस 1/x का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ये हटाऊंगा तो ऐसे अंडर रूट लगेगा या नहीं लगेगा? अब आप मुझे एक बात कि x प्लस 1/x बराबर x² प्लस x, इसका मान क्या है? 2m² है ना, प्लस 2। यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? m² + 1, आपको गुरु जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको मान क्या चाहिए? बटे में, तो इसमें बटे में 2 कर दो, बस यही चाहिए आप। इसको सोल्व करके लिखना पड़ेगा। सोल्व करने का तरीका ये है भाई, देखो ऊपर क्या है, √2 अलग लिख दूं, m² + 1 इधर,
तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बट नीचे वाला 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 और रूट। ठीक है, ये कट गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर क्या है, अब एक साथ में लिख दो m² + 1। ये आपके किस ऑप्शन में, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन, m² + 1/2 हो जाए। चलो अगले क्वेश्चन में आओ। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो पहली क्या है, एक है क्या, नहीं है गुरुजी, एक न तो भाज्य न है भाज्य। 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब मैं सारी नहीं लिखूंगा, आप लिखना चाहिए, भले ही मत लिखो। मुझे पता है कि 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं की यदि माध्यिका निकालते तो बीच का पद होता है, तो 10 में बीच में करेंगे, तो 4 तो इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, और 2 यहां बचे, इनका योग करके क्या कर दो, तो देखो 4 इधर छोड़ दी, ये 2 आ गए। 11 + 13 24, 24/2 12। अब आगे वाले 4 पद है, मैं नहीं लिखूं, 12 आपका आंसर आ जाएगा। 25 में क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलो आगे आओ। समांतर माध्य, ऐसी कोई श्रेणी है, तो समांतर माध्य हमेशा क्या होता है, प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है लास्ट n/2, 1 + n/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 26 में 2। ज्यादा कोई तनाव लेना ही नहीं है। चलो आओ। दो पासे फेंके जाने पर दोनों पासों की प्रायिकताओं अंकों का योग, अंकों का योग 7 आने पर, तो टोटल तो क्या होगी 6 की स्क्वायर। यहाँ कितना आना है, योग 7 आए, योग 7 आने की बात क्या है, देखो कितनी कंडीशन बनती है, संभावित घटना, भाई टोटल तो कितना है, संभावित घटनाएं कितनी होगी वो देखेंगे अभी। आप मुझे एक बात बताओ, पहले पासे पे 3 आ जाए, या फिर मैं सोचूं कि चलो एक से लेता हूं, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, और पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। आपको गुरुजी पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, बिल्कुल पहले पे 5 आ जाए, 2 आ जाए, इसका उल्टा करते जा रहे। पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, आपको गुरुजी पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 3 आ गया, पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 4, 8 हो जाएगा। नहीं, ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी, ये कितने बनी, 6 ही बनेंगी ऐसी, तो 6 आ जाएगी, 6/36, जिसको आप लिख सकते हो 1/6, तो आपका आंसर 27 में 2 हो गए। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें ये है कि आपको ये काम में लेना है, a + b * a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसको यही सोल्व करवा दूं मैं, ठीक है ना, सीधा का सीधा डायरेक्ट यही सोल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे, आप मुझे बताओ, एक स्टेप तो ये लो, एक ये लो, ये a यहां लेता हूं, अंडर रूट में ले रहा हूं, कोई बात नहीं, a है। ये जरा एक बात बताना मुझे, b का मान बैठ रहा है क्या, अंडर रूट में 2 + अंडर रूट, इसका मतलब आप इसको करोगे, ये a और ये b वाला पद ले लिया, a + b a - b, तो a² - b², तो a² करूंगा 2 को स्क्वायर 4 माइनस, अब इस b का पद का स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये रूट ही तोड़ेगा, बचा क्या 2 + यही तो बचेगा, 2 स्टेप गए ना काम से। अब आप मुझे एक बात बता दो, यहां से क्या निकल कर आया अंडर रूट में, 4 - 2 2, 2 + रूट के अंदर 2 + √3। अब आप एक के साथ इसकी कंपैरिजन, अब एक बात बताऊं, मैं यदि ये a ले लूं और ये b ले लूं, देखो ये a हो गया, ये b हो गया ना, बीच में, सॉरी, ये माइनस ही आ रहा है यहाँ, आप चाहो माइनस, माइनस तो आएगा ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a √2 + √3, तो a + b और a - b आना है, तो फिर वापस इससे क्या निकलेगा, अंडर रूट a² - b², तो 2 का स्क्वायर तो आया 4 माइनस, या क्या बचेगा, √2 + 3 का, 2 + √3 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2 + √3 क्यों स्क्वायर, अंडर रूट 2, और ये क्या आया, नहीं नहीं 2 ही आएगा, 2 और ये माइनस, ठीक है, 4 - 2 आ गया 2, 2 - √3। अब एक बात हो, यहाँ 2 + √3 है और यहाँ 2 - √3, तो a² वही लगाना, a + b और a - b, a² - b² क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4,
और -3। 4 - 3 का अंडर रूट क्या आएगा? 1। अंडर रूट 1 का क्या आएगा? अंडर रूट 1 का क्या आएगा? ए। ठीक है, आपको सिर्फ यही लगाना है, अंडर रूट के अंदर यदि a प्लस बी और a माइनस बी है अंडर रूट के अंदर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आगे आओ, क्या लिखा है इसमें? एक चीज देखना, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, यूनिक हल, यानी प्रतिच्छेदिक, इंटरसेक्टिंग। तो इसका मतलब ये क्या है ना, यहां से यदि अद्वितीय हल है तो x का गुणक 2/k आना है, नॉट इजकल टू 3/6। काटेंगे तो 2 से या 3 से, ठीक है, तो k इज नॉट इजकल टू 2 × 2 4, ये आएगा। 29 में 2 हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आओ, x माइनस 1/x बराबर 8 हो तो ऐसा, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, यदि आपसे स्क्वायर पूछ रहा है या -x है, माइनस है तो 8 का स्क्वायर तो करो 64, या माइनस है तो +2 कर दो, 64 + 2 66, ये आगा आपका राइट आंसर। लेकिन यदि आप कहेंगे सर कैसे का, और बेसिक तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा x² + 1/x², -2ab तो -2 बराबर 64, x² + 1/x² बराबर, ये इधर जाएगा 66 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, बार बार क्या सर प्लीज, टेस्ट का, हाँ वीडियो सोल्यूशन अभी डाल देंगे भी आ रहा है। अगला, ये अपनी टॉप 10 टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर 350 क्वेश्चन, आज ही ज्वाइन कर लो, 50 रुपये शुल्क रहेगा। ये अपनी जो नीचे दे रही है फ्री टेस्ट सीरीज, ये शायद 15-20 रुपए में मिल रही है आपको, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है। लेकिन ये जो अपनी टेस्ट सीरीज है पूरे सिलेबस पर आधारित है, पूरा एक पूरा सिलेबस कवर करती है, ये नहीं कि टॉपिक वाइज है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन पे भी कोर्स उपलब्ध है, इधर मैं साथ साथ मेरे पर्सनल डीके एजुकेशन एप्लीकेशन पे पढ़ाने के साथ साथ इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन में भी क्लासें लेता हूँ, आपको मालूम भी है। और ऑफलाइन पूरे राजस्थान में ये हमारी पुस्तकें हैं, जो 99287991 मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इधर डीके एजुकेशन जो एप्लीकेशन है उसके हेल्पलाइन नंबर 981003, नाम मात्र शुल्क में सारे कोर्स उपलब्ध हैं, हालांकि ये रेट अभी नहीं चल रही। अगला क्वेश्चन देखो, 31, निम्न में से कौन सा 5e निर्मितवाद उपागम का भाग नहीं है? ऑप्शन भी यही मिलेंगे। 5e निर्मितवाद उपागम यानी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की बात करूं तो ये दिया था रॉजर पाइवी ने, पहले तो आपसे ये पूछ सकता है किसने, ठीक है। 5e का मतलब इसमें कौन कौन से आता है? एक तो आता है इंगेज यानी संलग्न, ये आपको नाम ऐसे कैसे पता होना चाहिए, क्या आता है? इंगेज आता है यानी संलग्न, ठीक है। एक होता है एक्सप्लोर, जिसको आप लिखते हो अन्वेषण, ठीक है। एक होता है इलेबोरेट, ठीक है, जिसका होता है विस्तार। एक होता है एक्सप्लेन, व्याख्या। एक होता है एवुलेशन यानी मूल्यांकन। ये पांचों के पांचों नाम पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टपक सकता है सीधा सीधा। और ज्यादातर ये देगा आपको, अनुभव यानी एक्सपीरियंस ही देता है, तो इसका मतलब ये भाग नहीं है, व्याख्या है, मूल्यांकन है, विस्तार। देखो व्याख्या है, मूल्यांकन है, विस्तार है, ये दो और है, इंगेज और एक्सप्लोर। और इसमें इंग्लिश टर्म्स याद रखो आप, इंग्लिश टर्म्स इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला आओ, अलग अलग भागों को जोड़ना, जोड़ना तो संश्लेषण होता है, और अलग अलग भागों को तोड़ना क्या होता है? विश्लेषण होता है, ठीक है। चलो आगे आओ, अनुभव शंकु के सर शीर्ष पे दूसरा स्थान पूछ लिया, पूछ सकता है ऊपर से पहला, दूसरा पूछ सकता है, नीचे से पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए अनुभव शंकु किसने दिया? एडगर डेल। किसकी बात कर रहा है? सापेक्षिक प्रभावशीलता की, सापेक्षिक प्रभावशीलता की बात करता है। अब आप कहोगे गुरु जी इस तरीके से अनुभव डेल ने दिया, या मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। नीचे के दो जरूर याद रखना, नीचे के दो कौन कौन से? जैसे यहां आता है वास्तविक, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। और फिर बाद में आता है आयोजित कृत्रिम, कृत्रिम इसमें अभिनय आता है ऊपर, वो आपको नहीं याद रखना है। ऊपर ही ऊपर होता है मौखिक संकेत,
इससे नीचे होता है दर्शात्मक। पुस्तक में आपको दिया हुआ है सारे विवरणात्मक, अगर वो सारे आपको रेडियो प्रसारण सब दिए हुए, लेकिन आपसे कौन सा पूछा है। अब कई बार क्या है, पहले प्रश्नों का ट्रेंड ये चलता था टॉप कौन है, मौखिक संकेत नीचे कौन सा है, तो ये तो नीचे नीचे हो गया, और मौखिक संकेत ऊपर ही ऊपर हो गया। दर्शात्मक ऊपर से 2 नंबर है, आयोजित नीचे से 2 नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दर्शात्मक संकेत 33 के अंदर 1 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए ऑडियो ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग पुस्तक किसकी है, एडगर डेले की पेपर में पूछ, ठीक है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी याद रखना कि कौन सी है। कहो तो आप नाम लिख दूं, ऑडियो विजुअल विजुअल मेथड इन टीचिंग, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें 33 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आगे आओ। कौन सा गणित में मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है, मौखिक कार्य क्वेश्चन पूछ ले सामान्य थे। शुद्धता, सटीकता या यथार्थता विकसित करता है, बिल्कुल करता है साहब, ठीक है। अच्छा मानसिक अभ्यास है, यानी मौखिक कार्य से मानसिक अभ्यास बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। ये विवेक को बढ़ाता है तब बुद्धि को तेज करता है, बुद्धि को तेज क्योंकि तुरंत इंस्टेंट सोचना पड़ता है, ठीक है। गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्त्रीकरण कठिन होता है, हाँ गलती हो जाए तो जल्दी से सुधार करना कि सर क्या करें, कई बार यूं देखते हो ना बच्चों को, थोड़ी गलती हो गई, अरे क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि सारा का सारा माइंड का खेल है, ठीक है। तो 34 में आपका आंसर हो जाएगा 4। ये इसकी क्या है, मौखिक कार्य की विशेषता नहीं है कि गलती होने की स्थिति में मानसिक निरस्त्रीकरण कठिन होता है, मानसिक इसे कठिन डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, मानसिक निस्तीकरण कठिन होता है, लेकिन इसके कारण क्या है कि गुरुजी ये बात कोई स्टेटमेंट स्टेटमेंट सही है, ये थोड़ा सा गौर करना, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो पहली 3 लाइन, शुद्धता, सटीकता, यथार्थता, एक अच्छा मानसिक अभ्यास है, विवेक को बढ़ाता है तथा बुद्धि को तेज करता है, ये बातें भी सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन ये विशेषता है, ठीक है। लेकिन ये एक दोष है, ये इसका क्या है, ये आपका मौखिक कार्य का दोष है कि भाई दिक्कत दोष है, यानी गुण नहीं होकर अगुण है। स्टेटमेंट गलत नहीं है, गलती होने की स्थिति में क्या है कि मानसिक स्थितियां, जो मानसिक निस्तीकरण है वो डिफिकल्ट होता है, वास्तव में आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये इसकी कोई एक अच्छी विशेषता थोड़ी है, इसकी बुराई है, यानी अवगुण है तो दोष है। तो इसका मतलब ये पूछा आपसे क्या है कि मानसिक कार्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। सही है, तो सही की बात करें कि ये स्टेटमेंट सही है कि वाक्य वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात क्या है, ये दोष में आ जाती है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निदान करना कहलाता है निदान, डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये था अपना टेस्ट नंबर 03। टेस्ट नंबर 04 कब होगा आपका, 10 दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर वाली क्लास में अपन लाइव मिलेंगे, ठीक है ना, लाइव सॉल्यूशन चर्चा करेंगे, ठीक है। डीके एजुकेशन एप्लीकेशन आज ये डाउनलोड कर लो और मजे से टेस्ट दो, तैयारी शानदार बना लो, ठीक है। क्लासें अच्छी लगे लिंक शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है प्यारे साथी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।